Hello everyone, I hope everyone is doing fine. This is me, दीक्षांत। और इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विजन मैगज़ीन। ये अभी अगस्त वाली मैगज़ीन है। कौन से मंथ की मैगज़ीन है? दिस इज़ द अगस्त मैगज़ीन। और पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। पॉलिटी हैज़ बीन कवर्ड, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैज़ बीन कवर्ड, इकोनॉमी हैज़ बीन कवर्ड। इकोनॉमी की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पेशेंस के साथ इसको बैठ के देखना। यू विल कम टू नो कि एक एक चीज़ बहुत आराम से बहुत डिटेल में कवर की है। चीज़ें उसमें कुछ भी मिस नहीं की है। ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में, इसी तरह मैंने आईआर के अंदर या फिर पॉलिटी के अंदर कोई चीज़ शॉर्ट करने के चक्कर में या फिर वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में चीज़ें उड़ाई नहीं है मैंने। ठीक है, आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, और देखना, इत्मीनान से बैठ कर देखना यार, लास्ट तक देखना उस चीज़ को। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। और उसमें कोई चीज़ हो कि कुछ चीज़ अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं की है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी जो हम चालू करेंगे, इट इज़ द सिक्योरिटी सेक्शन ऑफ द मैगज़ीन। जैसा कि मैंने बताया, आई एम दीक्षांत। एंड सिक्योरिटी के अंदर थोड़े ही आर्टिकल हैं, तो जल्दी कर देंगे इसको अपन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए। तो सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी के अंदर अपने पास तो पहला आर्टिकल है, इट इज़ द हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन क्या है, कैसे है? अभी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। प्रधानमंत्री साहब अपने मिशन वगैरह तो लॉन्च करते रहते हैं, दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य ये है कि चैलेंज, किस चीज़ का चैलेंज? जो इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, बाहर के लोग बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, आसपास वाली कंट्री से या फिर किसी भी कंट्री से इलीगली अगर कंट्री में प्रवेश कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने को एड्रेस करना है। मोर ऑन द न्यूज़। देखो, इलीगल माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में एंटर कर जाते हैं बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, किसी भी इस तरीके से, मतलब क्लैंडस्टाइन और सब सरपिटिशियस, मतलब वो तरीके, जो तरीके ठीक ठीक तरीके नहीं है। ठीक है, अब कोई ऑफिशियल एस्टीमेट तो है नहीं कि इंडिया के अंदर कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं इस टाइम। ठीक है, देयर इज़ नो ऑफिशियल एस्टिमेशन, लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया था कि अराउंड 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट इंडिया के अंदर स्टे कर रहे हैं। ठीक, और इंडिया के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलीगल माइग्रेंट जो हैं वो आ रहे हैं, या फिर इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इलीगल माइग्रेंट्स का? पहला जो कारण है, इट इज़ द फर्स्ट रीज़न इज़ जियोग्राफिकल, फिर सोशो इकोनॉमिक, थर्ड इज़ पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, फोर्थ इज़ हिस्टोरिकल, एंड फिफ्थ इज़ सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक। अगर एग्जाम के अंदर आता है इस टाइप की कोई चीज़ मेंस में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि बीच में फैक्टर्स लिख के ये पूरा इस टाइप का डायग्राम बना सकते हैं, तो इट विल बी लाइक अच्छा लगेगा, है ना? मैं एक बार इसको मिटा दूँ। हम चीज़ें ऐसे ही पढ़ के चलेंगे कि जैसे मेंस का आंसर लिख रहे हैं और बीच में फैक्ट आएंगे, तो फैक्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो जियोग्राफिकल इशू क्या है कि इंडिया के जो बॉर्डर है ना, वो पोरस हैं। इंडिया की जैसे बांग्लादेश के साइड अपने पास गंगा नदी जा रही है, तो गंगा नदी के आसपास में इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उसकी, तो वहाँ पे हम लोग फेंसिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे हम लोग तार बाड़ नहीं कर सकते, वहाँ पे अपन तार नहीं लगा सकते, जो कांटे वाले तार होते हैं वो तार नहीं लगा सकते। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, यहाँ पे अच्छे खासे डेंस फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, रिवराइन बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ से लोग आ जाते हैं। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे पड़ोसी देशों में लोग पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ भी पुअर और अनएम्प्लॉयड, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर हिंदू वगैरह जो हैं, तो दीज कंट्रीज़ जो हैं अपने पड़ोस वाली, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं, तो जो दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हो गए तो वहाँ पे उनका परसिक्यूशन होता है, तो ये इशू है। ठीक है, जैसे म्यांमार से अपने पास यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स आ गए थे। ठीक, तो अब पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आसपास अपने यहाँ पे खुद की कंट्री के अंदर आसान है कि एक नकली आईडी कार्ड बना दिया जाए, नकली आधार कार्ड बना दिया जाए, करप्शन वाले इश्यूज़। और जैसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसे मान लो कि बांग्लादेश में
बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के अंदर लोग आ रहे हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन करके। अब एक सेकंड रुको यार, मैं पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, कहीं आवाज़ रिकॉर्ड ना हो रही हो। हाँ, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि बांग्लादेश से इंडिया के अंदर लोग आ रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इनको दे देते हैं हम लोग, क्या इनको पेट्रोनेज दे देते हैं कि ये जो है इस गवर्नमेंट को या फिर हमारी गवर्नमेंट को वोट्स देंगे और हमारी गवर्नमेंट दोबारा सरकार के अंदर रहेगी, ठीक। इसी तरह हिस्टोरिकल या कल्चरल इश्यूज, जैसे पार्टीशन हुआ था 1947 में, 1971 का जो लड़ाई हुई थी उस टाइम माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। और हमारा जैसे इंडिया का, बांग्लादेश का, इंडिया का, पाकिस्तान का कल्चर भी कुछ सेम है, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे अभी मतलब ऐसा, जैसे मैं मेरे खुद के आसपास का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे खुद के आसपास में ऐसा कह रहे हैं, दिस मे बी ट्रू एंड दिस मे नॉट बी ट्रू। तो यहाँ पे एक गाँव है, उसके उसके अंदर आके रोहिंग्या मुस्लिम्स रहना चालू कर दिया है। अब रोहिंग्या मुस्लिम्स, दे आर लिटिल बिट डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, लेकिन पता नहीं लगता है इंडिया के अंदर, मतलब दे आर ब्राउन जस्ट लाइक द इंडियन स्किन टोन। तो मतलब साउथ एशियन स्किन टोन, तो पता ही नहीं लग रहा कि वो कौन से कंट्री के हैं, मतलब कौन से कंट्री के नहीं, लगता है कि जैसे कि इंडिया के किसी पार्ट से आए हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेशंस बाई मिलिटेंट आ जाते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान बैक्ड स्मगलिंग नेटवर्क, इंडिया के पास इतना सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपने यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। अब क्या क्या की कंसर्न क्या क्या है, देखो ये जो है पूरा आर्टिकल, इसको तोड़ना सीखते हैं अपन लोग, डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट रखते हैं। मतलब अगर आप लोग सीधा ऐसे पढ़ते जाओगे ना कि ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो चीज़ें उतना दिमाग में बसेंगी नहीं, ठीक है। अपने को दिमाग के अंदर चीज़ों को ऐसे उसको सेटल करना है कि ये पहला पॉइंट आ गया, देखो क्या कंसर्न है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन से, ठीक है। अब ये अलग अलग कंसर्न्स हैं, पहला कंसर्न, दूसरा कंसर्न, ठीक है, या फिर तीसरा, ये मतलब दूसरा कंसर्न हो गया, ठीक है, तीसरा इसको मान लेते हैं। लेकिन इन कंसर्न्स को ठीक करने के लिए, इलीगल इमिग्रेशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स आ गए। फिर अगर इनिशिएटिव ले लिए, लेकिन अब इनिशिएटिव तो ले चुके हैं, लेकिन अब हमको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड आ गया। तो इस तरह से पूरा आर्टिकल ये डिवाइडेड है। जब आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि जो राइटर है उसने क्या सोच के लिखा हुआ आर्टिकल को, तो यू विल कम टू नो कि दिस थिंग इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या क्या कंसर्न है। पहली बात तो लीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, अगर किसी कंट्री का बाहर, अब खुद सोच के देखो यार, एक बार बैठ के सोच के देखो, अगर बाहर से कोई, किसी पाकिस्तान से कोई आदमी आ रहा है, तो पहला इशू तुमको यही लगेगा ना कि, पहला इशू तुमको यही लगेगा कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है यार, पाकिस्तान से कोई आ गया तो, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या आ गया, टेरर लिंक्स, रेडिकलाइजेशन, बाहर का आदमी आएगा, हो सकता है यहाँ पे, यहाँ के खुद के लोकल लोगों को रेडिकलाइज कर दे, मतलब इंडिया के हमारे खुद के लोगों को रेडिकलाइज कर दे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो सकता है एक्सप्लॉइट करें, में एक्सप्लॉइट इलीगल इमिग्रेंट्स। मान लो पाकिस्तान से लोग आए हैं, दे आर वीक, उनके पास कुछ है नहीं, रहने की जगह नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जा सकते हैं उनके पास में, कह सकते हैं कि तुम हमारा काम कर दो, तुम हमारी तरफ से टेररिस्ट एक्टिविटी फैला दो, हम तुमको पैसा दे देंगे, ठीक है। इंडियाज बॉर्डर ऑल्सो फेसेस थ्रेट फ्रॉम स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। फिर कह रहा है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड सोशल कोहेशन, जो हमारे डेमोग्राफिक शिफ्ट्स एंड सोशल कोहेशन, क्या मतलब हुआ इसका, हमारा जो बांग्लादेश है, ठीक है, स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश के आसपास के जो स्टेट हैं, जैसे असम हो गया, उसका अच्छा खासा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स। डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया, चेंज। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज बेसिकली, देखो, डेमोस का मतलब होता है बेसिकली पीपल, और पीपल से बन रहा है डेमोग्राफी, तो मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज आ रहा है ना, उसकी बात हो रही है ये। तो अब इमिग्रेंट्स हैं अपने पास यहाँ पे, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे एथनिक या फिर रिलीजियस फ्रिक्शन आ सकता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश से इतने लोग आ गए हैं कि असमीज़ आइडेंटिटी जो है वही थ्रेट के अंदर है। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक बर्डन। सोशो इकोनॉमिक बर्डन, मान ले हम कह रहे हैं कि यार हमारे पास यहाँ के खुद के लोगों को पालने के लिए, खुद के लोगों को देखभाल करने के लिए इतना रिसोर्स नहीं है। इन इंडिया वी है पॉवर्टी, हमारे पास खुद के लिए हेल्थ केयर नहीं है, हाउसिंग नहीं है, तो हमारी जो वेलफेयर वाली स्कीम्स है ना, वो हम खुद वालों को दे लें, वही बहुत है, ठीक है। स्ट्रेन ऑन पब्लिक सर्विसेज, तो हेल्थ केयर का इशू, हाउसिंग का इशू, ये सब आ जाएगा। डिस्टोर्शन इन द मार्केट, लेबर मार्केट। अब बाहर का आदमी आया, बांग्लादेश का आदमी, ही जस्ट नीड फूड, उसको फूड चाहिए। वो कह रहा है कि यार तुमसे यहाँ लोकल का आदमी दिन का 500 रुपये लेगा मजदूरी का, मैं तुम्हारा 200 में काम कर दूंगा, तुम मेरे को दे दो जॉब यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो लोकल वर्कर है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और हमारे जो वेज स्ट्रक्चर हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक।
और इश्यूज़ क्या है, इलीगल सेटलर्स इंक्रोच करते हैं एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड्स को। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट्स बना दिए। पहला, जैसे पहला एक्ट बनाया है, इस एक्ट का नाम क्या है, इमिग्रेशन एंड द फॉरेनर्स एक्ट। ये अथॉरिटीज़ को एम्पावर कर रहा है कि अथॉरिटीज़ जाओ, तुम डिटेक्ट करो, कोई मिल गया तुमको एक इलीगल बंदा, इलीगल इमिग्रेंट, उसको डिटेन करो और उसको दोबारा उसकी कंट्री वापस भेज दो, डिपोर्ट कर दो उसको। इसी तरह हमारे पास एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इसको आसाम के लिए अपडेट किया है, ठीक है, असम में अपडेट कर दिया अंडर द सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। व्हाट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब भाई हमारा सिटीजन कौन कौन है उसका अपन ने एक रजिस्टर बना लिया। जैसे तुम्हारे कोई क्लास है, जैसे इफ़ यू आर इन अज्यूम यू आर इन 12th क्लास, या फिर आप लोग कॉलेज के अंदर हैं तो कॉलेज का आपकी क्लास रजिस्टर होगा, तो जो क्लास का बाहर का बंदा होगा तो वो तो क्लास में बैठेगा नहीं, तो वैसे ही सिटीजन्स का रजिस्टर हो गया। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। उसके बाद हमने बॉर्डर को मैनेज करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला है बॉर्डर फेंसिंग एंड फ्लड लाइटिंग। फेंसिंग मतलब वहाँ पे अपन ने तार लगा दी चारों तरफ, वायर लगा दिए, वो कौन से कांटे वाले तार होते हैं ना जो खेतों के बाहर लगते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्ब्ड वायर्स, BARBED, ठीक है, तो वो वाले तार लगा दिए, बॉर्डर फेंसिंग। फ्लड लाइटिंग, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी, ठीक। कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए अपने को, ये अपने अब स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, जैसे रेडार का, सेंसर का, ड्रोन्स का। उसके अलावा अपन ने इंस्टीट्यूट्स भी बनाए हुए हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए हुए हैं, जैसे वी हैव फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। अब फॉरेन ट्राइब्यूनल्स क्या हैं, ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ है जो कि एस्टेब्लिश की गई हैं थ्रू फॉरेन ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर्स ऑफ 1964। और ये ऑर्डर किसके अंडर हैं, ये दीज ऑर्डर्स आर मेड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946। क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है बेसिकली ये, एक फॉरेनर्स एक्ट 1946 बनाया गया, इसके सेक्शन 3 के अंडर एक ऑर्डर पास किया गया और वो ऑर्डर है ये वाला ऑर्डर। और इस ऑर्डर के अंडर अपन ने बनाई फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स, और ये डिसाइड करेंगी केस बाई केस कि कौन सा इंसान इलीगली माइग्रेट होकर आया है और किसकी क्या नेशनलिटी है, ठीक है। ये इशू थे सारे के सारे किस चीज़ को लेके, इसको लेके इमिग्रेशन को लेके। अब इसके लिए अपन कुछ वे फॉरवर्ड लेके आएंगे, किस तरह से इस चीज़ को ठीक करेंगे। पहली बात तो अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना है। हमको एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड बनानी है, एक ऐसी ग्रिड इंटेलिजेंस की जो सारी आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस किस के बीच में, IB, BSF, स्टेट पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर कह रहा है स्ट्रेंथन करना है अपने को बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करने को मांगता है। जैसे अपन क्या लेके आएंगे, वी विल यूज़ फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट। अब व्हाट इज़ द फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, बॉर्डर हम क्या करेंगे जहाँ पे ज़मीन नहीं है ना, जहाँ पे ज़मीन नहीं है मतलब जहाँ बॉर्डर वाले एरियाज़ में, जैसे मान लो दिस इज़ इंडिया और यहाँ पे कोई नदी है और नदी के अंदर और यहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो यहाँ पे पानी वाली जगह में वी कैन नॉट, हम यहाँ पे अपने फौजी भाइयों को, अपने आर्मी को खड़ा नहीं कर सकते, पानी में कैसे खड़ा होएगा वो, इसलिए अपन क्या लगाएंगे वहाँ पे फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, ठीक है, मतलब नाव खड़ी कर देंगे वहाँ, एक बड़ी शिप खड़ी कर देंगे, ठीक है, एक बड़ी क्या खड़ी कर देंगे, एक बड़ी शिप खड़ी कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। देखो इस टाइप की चीज़, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतनी सी बात थी, आप आगे चलते हैं। कुछ अननोन एरियल व्हीकल्स जो हैं वो लेके आएंगे, मतलब ड्रोन वगैरह, ड्रोन का भी प्रयोग करेंगे। अननोन एरियल व्हीकल मॉनिटर करेगा रिवर के स्ट्रेच को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक नेशनल रिफ्यूजी लॉ लेके आना चाहिए इंडिया को, ठीक है। इंडिया को एक ज़रूरत है एक नेशनल रिफ्यूजी लॉ की, जो कि लीगली डिस्टिंग्विश कर सके कि जेन्युइन रिफ्यूजी कौन है और इलीगल इकोनॉमिक माइग्रेंट कौन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इंडिया, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने पहले स्टार्ट कर रखा है कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है 1951 UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का। दोबारा एक बार खुद अगर जहाँ भी बैठे हो तो स्पीक इट, ओपन योर माउथ एंड स्पीक इट आउट, कि 1951 का जो UN रिफ्यूजी कन्वेंशन है इसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। यू शैल कीप इट इन माइंड, ठीक। फिर आता है कि फॉर्मल बाइलेटरल रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट्स, मतलब अपने को जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान की क्या बात करनी, इंडिया और बांग्लादेश 2 कंट्रीज़ हैं तो बाइलेटरल एग्रीमेंट हो गया। रिपैट्रिएशन मतलब इंडिया बांग्लादेश का ये एग्रीमेंट कर रहा है कि तुम्हारी कंट्री का कोई हमारे पास आ गया तो उसको वापस भेज देंगे भाई हम, बस इस चीज़ की बात हो रही है। फॉर्मल एग्रीमेंट करेंगे, रिपैट्रिएशन का मतलब है कि वापस भेज देंगे, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ देयर नेशनल्स
ओ गॉड, बैटरी इज ड्रेनिंग लाइक एनीथिंग। मतलब फैसिलिटेट्स द रिटर्न ऑफ देयर नेशनल्स रिजाइडिंग इलीगली। फिर कह रहा है कि द नेक्स्ट आर्टिकल मतलब सॉरी द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ को अपन इसको इन्वॉल्व करेंगे ताकि अपने को सपोर्ट मिल सके इलीगल इमिग्रेशन को मैनेज करने के अंदर। हम लोग अपने कंट्री वाले लोगों के लिए, अपने नेशनल्स के लिए एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे। चलो भाई, सबके लिए का आइडेंटिटी कार्ड बना दो, ठीक है। और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे इलीगल इमिग्रेंट और रिफ्यूजीज़ के। इतनी सी बात है। कंक्लूजन आप लोग देख लेना, यू आर समझदार इनफ टू रीड द कंक्लूजन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है, इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का डेटा आया है, ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर डिफेंस प्रोडक्शन में बढ़ गया है, जो कि 23% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर। और ये लगातार तीसरी साल ऐसा हो रहा है कि दिस थिंग इज़ इंक्रीजिंग। मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट डिफेंस सेक्टर में लगातार तीसरी साल ऐसा हुआ है कि इंक्रीज़ कर रहा है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर चलो एक बार डेटा देख लेते हैं, लेकिन डेटा जो चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया 3 लाख करोड़ इंडियाज़ टारगेट, इंडिया का 3 लाख करोड़ का टारगेट है डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर बाई 2029। और 223% सर्ज इन डिफेंस प्रोडक्शन बिटवीन 2014-15 से लेकर 2024-25। सिंपल डेटा है, इसमें तो कुछ ऐसे वो है ही नहीं कि 65% डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ करता, अर्लियर 65 to 70% हम लोग इम्पोर्ट किया करते हैं। अब कह रहे थे कि 34 टाइम इंक्रीज़ हो गया है डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अंदर पहले से, मतलब पहले 2013 से के कंपैरिजन में 2024 के अंदर इतना टाइम्स इंक्रीज़ हो गया एक्सपोर्ट्स के अंदर। 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस विद लीडिंग बायर्स, 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारी, मतलब हम 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इन बायर्स में हमारे पास USA, फ्रांस और अर्मेनिया भी है, ठीक है। दिस वॉज द डेटा। अब हम लोग देख लेते हैं कि रीजंस बिहाइंड इंक्रीज शेयर ऑफ, क्या रीज़न है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ऐसा क्या धूम मचा दी, गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि इंक्रीज़ हो गया है प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस प्रोडक्शन में। पहला जो काम किया है, द फर्स्ट थिंग इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये मतलब पहले कर दिए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इस वजह से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके अंदर बन गई है सिनर्जी, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये जो कोऑर्डिनेशन है, इस वजह से देयर इज़ प्रमोशन इन द यूज़ ऑफ इंडिजीनियस इक्विपमेंट बाय द सर्विसेज। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बार दिमाग में रख लेते हैं कि हाँ, चीफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हमने बनाए हैं। इन वजह से हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट को भी यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। सही बात है, हमने हमारी कुछ पॉलिसी चेंज की होगी, कुछ रेगुलेशंस चेंज की होंगी, यहाँ से चीज़ चालू होती है इंपॉर्टेंट। पहला कह रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आया। ये कह रहा है कि हम लोग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। और जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वजह से हमारा इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के देश के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको लिबरलाइज़ किया है। पहले क्या था कि पहले ये था कि हम लोग ये चाहा करते कि जो डिफेंस के अंदर है ना, डिफेंस के अंदर कोई बाहर की कंट्री इन्वेस्ट ना करे। अगर बाहर की कंट्री डिफेंस की कंपनी को ही में ही इन्वेस्ट करेगी तो दिस कैन बी इशू इन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन अभी हम लोग कह रहे हैं कि 2020 से 74% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के अंडर, किसके अंदर, डिफेंस में, और 100% थ्रू द गवर्नमेंट रूट। अब ये 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि तुम किसी कंपनी के अंदर 70, मतलब बाहर का कोई इंसान, किसी फॉरेन कंट्री का इंसान 74% तक इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया की किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। इसको बोल दिया ऑटोमेटिक रूट। लेकिन गवर्नमेंट रूट का मतलब ये है कि अगर उसको 74% से ज़्यादा
अगर उस कंपनी के अंदर या फिर उस डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी के अंदर अगर अगर इन्वेस्ट करना है मोर देन 74%, तो ही और शी विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इतनी सी बात है। तो दिस इज 74% FDI जो है वो ऑटोमेटिक रूट के अंडर अलाउड है और 100% थ्रू द गवर्नमेंट रूट। इस वजह से ग्लोबल डिफेंस मेजर्स जो है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे इंडियन फर्म्स को। जैसे टाटा एयरबस पार्टनरशिप हो गई है इस वाले एयरक्राफ्ट के लिए, C295 एयरक्राफ्ट के लिए। फिर कह रहा है कि अपने ने बनाई है एक पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट, मतलब 5,500 आइटम्स आर रिस्ट्रिक्टेड। इतने आइटम्स, अलग अलग आइटम है, इनमें कुछ लिस्ट बना दी कि ये आइटम इंडिया में ही बनेंगे, हम इनको बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इंडिया में ही बनेंगे तो इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चलो बनाते हैं बैठ के, ठीक है। अब क्या है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है, ये एक कैंपेन है जो प्रमोट करता है इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को। सही, सबको पता है यार, राहुल गांधी भाई सब क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर, समझ रहे हो। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे देश में हम बनाएंगे, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इनकरेज करेंगे प्राइवेट कंपनीज़ को कि वो इन्वेस्ट करें किसमें, कि वो इन्वेस्ट करें इन डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। एग्जाम्पल सृजन पोर्टल। अब देखो सृजन पोर्टल क्या है, सृजन पोर्टल के अंदर कुछ नहीं हो रहा। सृजन पोर्टल के अंदर जो हमारी जो डिफेंस वाली अंडरटेकिंग्स है ना और आर्म्ड फोर्सेस, ये लिस्ट कर रही हैं कि हम ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे लोकल लोगों को ये समझ में आए, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ये समझ में आए कि भाई ये चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि इंडिया को बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। द गोल इज़ टू इंडिजिनाइज डिफेंस प्रोडक्शन, रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एंड सपोर्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यह है सृजन पोर्टल, ठीक। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहाँ गया, हाँ। अब कह रहा है कि थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट सपोर्ट। इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक कर रहे हैं और बजट जो है उसका, बजट का भी सपोर्ट मिलेगा उन लोगों को। हमने क्या किया, हमने बनाए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब यहाँ पर डिफेंस की चीज़ें बनेंगी, गवर्नमेंट जो कंपनीज़ यहाँ के डिफेंस की चीज़ें बनाएगी उनको कुछ बेनिफिट्स देगी, उनको कुछ इंसेंटिव्स देगी। तो हमने क्या कर रखा है, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, जिनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं ताकि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। फिर बजटरी प्रायोरिटाइजेशन, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि 75% ऑफ इट्स मॉडर्नाइजेशन बजट इज़ फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द इंडियन फर्म्स, ठीक है, इंडियन फर्म्स से प्रोक्योर करेंगे। अब कह रहा है कि इनोवेशन एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इनोवेशन एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि इनोवेशन के लिए हम लोगों के पास क्या है, आईडेक्स एंड अदिति। ये दोनों बेसिकली किस चीज़ के लिए हैं, ये बेसिकली दोनों के दोनों हैं स्टार्टअप्स के लिए और MSMEs के लिए। देखो इसको आगे पढ़ने से पहले एक सेकंड रुको, इसको आगे पढ़ने से पहले चलो इसी को देख लेते हैं, कोई नहीं। वो जो एक डॉक्यूमेंट था वो आई वॉज अबाउट टू ओपन इट, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया। नो इश्यूज़। स्टार्टअप्स एंड MSMEs, इनको ग्रांट्स मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे ताकि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ बना सकें, जैसे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजीज़ हों, ड्रोन्स हों, क्वांटम सिस्टम्स हों, ताकि हम एडवांस्ड इंडिजीनियस इनोवेशन कर सकें, ठीक है, इतनी सी बात है। इसी तरह ईज़ ऑफ डूइंग के लिए भी अपन ने मेजर्स लेके आए हैं, जैसे सिंप्लीफाइड बाय द एक्सटेंडिंग लाइसेंस वैलिडिटी। मतलब क्या कह रहा है कि पहले ऐसे ऐसे होता था कि भाई गवर्नमेंट तुमको कुछ प्रोड्यूस करना है, जाओ गवर्नमेंट तुमको लाइसेंस देगी, तो अब लाइसेंस मिल गया, अब हो सकता है कि अगले साल लाइसेंस ख़त्म हो जाए। जैसे अपने यहाँ पे अल्कोहल के जो ठेके होते हैं उनको खोलने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, जैसे ही आपका लाइसेंस ख़त्म होता है आपको दोबारा से लेना पड़ता है, आपको दोबारा से बिडिंग करनी पड़ती है। लेकिन कह रहा है कि जो लाइसेंस इनको मिल गया उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, अब वो बार बार जाके लाइसेंस नहीं लेना। इसी तरह डी लाइसेंसिंग मैनी डिफेंस आइटम्स, और बहुत से डिफेंस आइटम्स के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ रहा। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड कि बिना लाइसेंस के ही आप चीज़ का प्रोडक्शन करना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो
and what and implementing digital export approval system digital export approval systems, reducing entry barrier for the private companies। बस इतनी सी बात है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन की। इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन करके मैं मेरे देश में खुद डिफेंस की चीज़ें प्रोड्यूस करके मैं ऐसा क्या कर लूँगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कहना चाह रहा है ये। इसके अंदर अपन पहली चीज़ ये है, सेकंड चीज़, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हम लोगों को मिलेगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी। सही बात है, मैं किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, तो मैं स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस हूँ। स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑटोनॉमस हूँ और नेशनल सिक्योरिटी मिल रही है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को यूएसए से चीज़ इंपोर्ट करनी है और यूएसए आज मना कर दे, तो ये क्या हो गया, दिस इज सप्लाई चेन डिसरप्शन। ठीक है, जैसे अभी रशिया से हम लोग चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अस S-400। ठीक है, क्योंकि उसका यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है यार, तो रशिया कह रहा है कि यार अभी थोड़ा दिन वेट कर ले इंडिया, बाद में दे दूंगा। तो दिस इज सप्लाई चेन डिसरप्शन इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर ऑपरेशनल रेडीनेस, तो हम अगर हमारी खुद की चीज़ है तो उसको हम आसानी से मॉडर्नाइज कर पाएंगे, आसानी से अडेप्ट कर पाएंगे इवॉल्विंग थ्रेट्स की, इवोल्व कर पाएंगे जो भी इवॉल्विंग थ्रेट्स आ रहे हैं उसको लेके। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल क्या और फ़ायदा अपने पास, देखो टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा ये है कि अगर हमारी खुद की चीज़ है ना, अब जैसे मान लो कि तुमने घर में कोई चीज़ प्रोड्यूस की, तो यू नो इट कि वट इज़ द वल्नरेबिलिटी इन इट। तुमको पता है, इफ़ यू मेड, लेट अस अज्यूम आपने घर में एक टेबल बनाई है, टेबल सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यू आर द मैन्युफैक्चरर, तो आपको पता है इस टेबल की एक जो लेग है, इसकी एक जो पैर है, इसका एक टांग है वो छोटी है। ठीक है, या फिर आपको पता है कि ये 3 जो लेग्स हैं, दीज आर स्ट्रॉन्गर एंड दिस इज़ वीक। लेकिन अगर आप किसी को बेचोगे तो आप उसको नहीं बताओगे ये चीज़। तो अगर मेरी खुद की चीज़ होगी तो मेरे को पता रहेगा कि क्या इसकी हिडन वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, इतनी सी मैं बात कह रहा हूँ। डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर, इसी तरह कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन होगी। डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर के अंदर मतलब हम लोग साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़, उसमें फिर हमारे आर्म्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब लोग यूँ कहेंगे कि भाई साहब इंडिया से मंगा रहे हैं हम, क्या ये जो बंदूक मंगाई है, ये पटाखा मंगवाया है, ये इंडिया से मंगाया, भाई इंडिया का दबदबा है भाई, चौड़ है चौड़। तो इतनी सी बात है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द चैलेंजेस क्या है इंडिया के डिफेंस सिस्टम के अंदर। पहली बात तो प्रोडक्शन लैग, यार हमसे प्रोड्यूस नहीं हो पा रही चीज़ें, हमको यूँ लग रहा है कि स्लो है ना, हम लोग सोच के काम करते हैं, तो प्रोडक्शन लैग। तो जैसे एग्जांपल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने पहले मलेशिया के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रही चीज़ें, जो चीज़ें इसने जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो इस वजह से ये जो मलेशियन LCA कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मतलब मलेशिया में कह रहा है कि नहीं चाहिए भाई तुम, यार तुम बहुत टाइम लगाते हो। इसी तरह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, तो ये भी, इनका भी टेंडर था फिलीपींस के साथ, तो ये इनका टेंडर भी कह रहा है कि फिलीपींस इज लाइक ना मैं कहीं और से ले लूँगा भाई, तुम तो यार पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। हमारा बहुत ज़्यादा हैवी रिलायंस है उन रॉ मटेरियल्स के इम्पोर्ट्स पे। हमको हमको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, देखो। ठीक है, हाईटेक कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, और हमारे पास खुद की लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसलिए तो इसमें तो इशू आएगा ही, साफ सिंपल बात है। ठीक है, वी हैव लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड डिमांड इफेक्टिंग स्केलेबिलिटी। ठीक, फिर आता है डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, वही बात हो गई, हम लोग कंटिन्यूड रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड आर्मामेंट्स, कंपोनेंट्स एंड मशीन पार्ट्स हमारे एक्सपोज करता है कि इंडिया इज़ वल्नरेबल टू सप्लाई चेन डिसरप्शन। जैसे S-400 जो है उसके अंदर डिले आ रहा है। S-400 व्हाट इज़ S-400 इज़ एयर डिफेंस सिस्टम, सभी को पता है S-400 क्या है। अभी जो है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किया था तो उसके अंदर S-400 यूज़ किया था इंडिया ने, S-400 सुदर्शन उस चीज़ की बात हो रही है। तो रशिया यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट चल रही है, आपको रशिया से S-400 चाहिए, वो हमको मिल नहीं रहा है, तो इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। और फिर क्या है, और टेक्नोलॉजिकल इशू क्या है, हमारे पास फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स are protective of intellectual property and provide limited technology transfer। जो
जो बाहर के लोग हैं जो ओरिजिनली इक्विपमेंट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं बताएंगे इसके बिहाइंड क्या टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात कह रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी बहुत लिमिटेड तौर पे करेंगे, तो इसलिए दिस इज़ एन ऑल्सो एन इशू। ठीक है, फिर फंडिंग गैप्स। डिफेंस बजट क्या कहता है? डिफेंस बजट हमारा बहुत कम है। डिफेंस में बजट अभी 3% का बेंचमार्क है, 3% अपन डिफेंस में नहीं इन्वेस्ट कर रहे। ठीक, एंड ओवर हाफ स्पेंट ऑन पर्सनल कॉस्ट। आधे से ज़्यादा पैसा जो अपना डिफेंस का है वो हम किस पे खर्च कर रहे हैं? हमारे जवानों पे खर्च कर रहे हैं। उन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन तुम यार R&D पे तो खर्च करो। लिमिटेड फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द R&D, वही तो कह रहा हूँ, तुम R&D पे तो खर्च करो। अगर R&D पे खर्च करोगे तो देयर विल बी मोर सेफ्टी फॉर द पर्सनल्स। हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे जवानों के लिए ज़्यादा जो है उनकी सेफ्टी रहेगी। हम लोग डिपेंडेंट है फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। मेक इन इंडिया होने के बावजूद भी इंडिया रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल पार्टनर्स, जैसे US, फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के लिए। What is cutting edge technologies? Cutting edge technologies are those technologies which are very modern in nature. बहुत ज़्यादा नई, बहुत मॉडर्न है कि भाई इतनी मॉडर्न है कि बस सबसे ज़्यादा मॉडर्न है बस। ठीक है, जोक्स अपार्ट, वे फॉरवर्ड। व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? हम लोग क्या करेंगे? देखो, अब तक अपना जो मेन इशू इसके अंदर था कि पहली बात तो बजट के अंदर हम उतना पैसा खर्च नहीं कर रहे, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या कर सकते हो यार? तुम सबसे पहले R&D पे पैसा खर्च करो यार। ठीक है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस R&D, कम से कम 2% ऑफ तो GDP लगाओ। ठीक है, क्योंकि 2% ऑफ GDP जो है R&D पे खर्च करना, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, शिफ्ट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। हम क्या करेंगे? हम लोग करेंगे जॉइंट वेंचर, मतलब एक इंडियाई कंपनी, एक फॉरेन की कंपनी। ऐसा करते हैं कि दोनों मिलके काम कर लो ताकि टेक्नोलॉजी हमको भी मिल जाए। यही तो चाह रहा हूँ मैं, यही तो एक कंट्री चाह रही है। मतलब दिस, इफ़ आई एम स्पीकिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्री, इफ़ आई एम इंडिया, तो मैं कह रहा हूँ कि यार एक फ़ॉरेन की कंट्री जिसके पास ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का पूरा टेक्नोलॉजी है, वो मेरे साथ जॉइंट वेंचर कर ले, तो मेरे को पता लग जाएगा कि क्या तकनीक, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है, ताकि हम दोनों मिलकर कुछ साथ में डेवलप कर लें और साथ में मैन्युफैक्चर कर लें। ठीक है, हम फोकस करेंगे स्किल डेवलपमेंट पे और ह्यूमन रिसोर्स पे। डेवलप करेंगे स्पेशलाइज्ड डिफेंस एजुकेशन। ठीक, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, टेक्निकल स्किल प्रोग्राम चलाएंगे जो कि अलाइंड हैं इंडस्ट्री एंड R&D नीड्स के साथ। फिर आता है बूस्ट करेंगे एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। एक्सपोर्ट करने को मांगता है यार। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है। अगर मैंने मेरे खुद की देश की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दी, मैंने मेरा पहले खुद का पेट भर लिया, अब इसके बाद मेरे को अगर उसके बाद भी मेरे पास बचता है तो आई विल सेल इट, मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो डिफेंस PSUs हैं और प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये दोनों जाएं और फॉरेन अलग अलग जो नेशंस हैं वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी उठाएं। ठीक है, फिर आता है फोस्टर इनोवेशन, प्रोवाइड सस्टेन्ड हैंड होल्डिंग फंडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू स्मॉलर एंटरप्राइजेस। ठीक, अब ये चीज़ अब हम याद रखेंगे कि देयर इज़ अ कमेटी जिसका नाम है विजय राघवन कमेटी। ये जो कमेटी है, दिस कमेटी इज़ रिलेटेड टू द डिफेंस, दिस कमेटी इज़ रिलेटेड टू डिफेंस। आप एक बार इसको दोबारा से ज़ोर से चिल्ला के बोलो, विजय राघवन कमेटी। विजय राघवन कमेटी जो है ये जुड़ी हुई है डिफेंस से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? एम्पावर करेंगे। ये कह रहा है कि एम्पावर कर दो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा लेड की गई एक डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल, और ये डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल देखेगी डिफेंस टेक्नोलॉजी के डिसीजंस को, रीफोकस करेगी DRDO को ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज करेगी प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिया पार्टिसिपेशन इन डिफेंस R&D। ठीक, यहाँ तक आई होप देयर इज़ नो इशू। This is the conclusion which you guys can see yourself. This is just 2 lines. ठीक है, मेरे को ये लाइन ठीक लगी थी तो I highlighted this. ठीक, the next article, let's go to the next article. The next article is Sudarshan Chakra mission. Sudarshan Chakra mission is different from S-400 Sudarshan Chakra Triumph एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जो S-400 अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उससे दिस इज़ डिफरेंट।
एक एक करके देखते हैं। अभी ऊपर जो है मोदी जी ने वो डेमोग्राफी वाला मिशन लॉन्च किया था। अभी मोदी जी कहते हैं कि चलो हम लोग नया कुछ कर लेते हैं, मिशन सुदर्शन चक्र, इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। और न्यूज़ के बारे में क्या है, दो बातें हैं, दो बातें मैं तुमसे कहूँगा, दो बातें तुम मेरे से कहना। ठीक है, मिशन क्या कह रहा है, मिशन कह रहा है कि हम लोग बना देंगे एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका उद्देश्य ये होगा कि हम हमारे दुश्मन देश के ऊपर न्यूट्रलाइज कर देंगे एनिमी डिफेंस इनफिल्ट्रेशंस। एनिमी अगर हमारे डिफेंस में कोई भी फिल्ट्रेशन कर रहा है, इनफिल्ट्रेट कर रहा है, घुस रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, इन्हेंस करेंगे इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को। इतनी सी बात। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसको याद रखना। इंडियन एयर फोर्स कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो, आराम से सुनते हैं, कि इंडियन एयरफोर्स इज प्रेसिंग फॉर रैपिड प्रोग्रेस ऑन प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर रैपिड जल्दी से प्रोग्रेस करो। ये एक इंडिजीनियस इनिशिएटिव है जिसको डीआरडीओ लीड कर रहा है, और इसका उद्देश्य है कि एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाएंगे। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि प्रोजेक्ट कुशा है, डेवलपिंग बॉडी जो है वो डीआरडीओ एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाएंगे। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बस प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, अब सुदर्शन चक्र मिशन क्या है? सुदर्शन चक्र का मिशन का उद्देश्य ये है, पहला ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव तो वही बात है कि मॉडर्नाइज कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी शील्ड को, नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और ये मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। बस व्हाट आर द फीचर्स ये हैं कि जो हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है ये 2025-35 तक कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी, एक एक चीज़ को प्रोटेक्शन मिलेगी इस डिफेंस सिस्टम के बाद। मतलब इंडिया के स्ट्रैटेजिक जो जगह हैं उसको सेफ गार्ड करेगा, सिविलियंस को सेफ गार्ड करेगा, हमारे रिलीजियस साइट्स और एसेट्स को सेफ गार्ड करेगा, हर चीज़ को सेफ गार्ड कर रहा है। ठीक, अब ये मिशन इंटीग्रेट करेगा एडवांस्ड सर्विलांस को, साइबर प्रोटेक्शन को, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ गार्ड, ये सारी चीज़ों को खुद के अंदर इंटीग्रेट करते हुए चलेगा। ठीक है, दिस इट विल बी सिस्टम फॉर टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन। ठीक, फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें अपनी याद रखेंगे, ये पूरी तरह से रिसर्च, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडिया के अंदर। हम किसी कंट्री का इसमें हाथ नहीं पकड़ रहे, हम खुद ही अपने आप में शक्तिमान है। ठीक, एयर सुपीरियोरिटी की मैं बात करूं तो प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवर ओवर फॉर द ग्राउंड ट्रूप्स। डिटरेंस इफेक्ट की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग डिटरेंट अगेंस्ट एनिमी एग्रेशन। सेल्फ रिलायंस, तो मिशन प्रमोट करेगा सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन इसका यही है, यू कैन सी इट योर सेल्फ। अब कहता हूँ कि रिलेटेड न्यूज़ क्या है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट की है मेडन फ्लाइट टेस्ट। व्हाट इज़ मेडन फ्लाइट टेस्ट? पहली जो फ्लाइट टेस्ट होती हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, किस चीज़ की फ्लाइट टेस्ट की हैं? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की फ्लाइट टेस्ट जो है डीआरडीओ ने कर ली है। ये हमको मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन देगा, हमको सर्विलांस, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एंड एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्विक, इसके अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है इंडिजीनियस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। पहली बात तो इंडिजीनियस खत्म, इसको साइड में रखते हैं इंडिजीनियस को। अब मैं कह रहा हूँ कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जस्ट लाइक योर एक्स, आपकी छोटी सी बात पे बहुत जल्दी क्विकली रिएक्शन कर देगा ये, जस्ट लाइक योर एक्स, बहुत क्विकली रिएक्शन कर देगा। सरफेस टू एयर, धरती से उड़ के सीधा आसमान में फेंक देगा आपको। दिस इज़ डेवलप्ड बाई द डीआरडीओ। इसकी रेंज जो है, द रेंज इज़ 5 to 30 किलोमीटर रेंज। और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा मूविंग अराउंड आर्मर्ड कॉलम्स। ठीक है, जो टैंक होते हैं ना उनकी बात हो रही है, आर्मर्ड कॉलम्स मतलब टैंक्स की बात हो रही है, उनके अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज़ कन्फिगर्ड ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो डिफेंस हो रहा है ना, तो इस डिफेंस सिस्टम को ऐसा नहीं है कि तुम एक जगह किसी साइट पे इंस्टॉल कर दिया, इसको तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, किसी भी मतलब एक व्हीकल के ऊपर रख के।
ठीक, फिर कह रहा है कि इसके अंदर अपने पास और क्या चीज़ है, इसके अंदर अपने पास एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये। ठीक है, अब दिस इज़ डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर इमारत। आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि ये भाई एक रिसर्च सेंटर इमारत करके भी कुछ चीज़ है। ये एक इट इज़ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज वाला इज़ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइंड टू न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंज। फिर वी हैव व्हाट, वी हैव हाई पावर लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। देखो डायरेक्टेड एनर्जी मतलब ये ऐसे एनर्जी फेंक के मार रहा है, एनर्जी फेंक के मार रहा है, मतलब लेज़र फेंक के मार रहा है। ठीक है, लेज़र, इट इज़ थ्रोइंग लेज़र। लेज़र इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो किसी एक टारगेट के ऊपर डायरेक्ट करेगा और फेंक के मारेगा। इट इज़ डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज। थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि जो ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको बनाने वाला आरसीआई है। जो ड्यू है, ड्यू को बनाने वाला अपने पास सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स है। लेज़र ड्यू क्या कर सकता है, इंगेज कर सकता है टारगेट्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, एंड यूज एन इंटेंस लेज़र बीम, इसी की मैं बात कर रहा था। और ये लेज़र बीम जाएगी, ये काट देगी टारगेट को, टुकड़े टुकड़े कर देगी। फिर देन वी हैव कमांड सेंटर, एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ ऑल द वेपन सिस्टम कंपोनेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सही बात है, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर है जो इन सारे वेपन्स को कंट्रोल करेगा। इसको डेवलप करने वाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है। फिर कुछ देख लेते हैं, एक आधे न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं। द न्यूज़ इन शॉर्ट्स, सर्दी जा चुकी है, मतलब सर्दी आ चुकी है, शॉर्ट्स पहनने का टाइम जा चुका है। द फर्स्ट इज़ अग्नि 5। मेरी बेफालतू की बातों पर ध्यान ना दे के कृपया अग्नि 5 पे ध्यान दें। ठीक, द फर्स्ट इज़ द अग्नि 5। इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर कर लिया अग्नि 5 को। अग्नि 5 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। व्हाट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो कि जैसे तुम पत्थर फेंकते हो ना, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। तुमने पत्थर फेंका, इट विल मूव इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। बस, अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो एक अपने पास क्रूज़ मिसाइल्स भी होती हैं। ठीक है, क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो जैसे दे आर लाइक एरोप्लेन। ठीक है, जैसे उनको चलाया जाएगा वैसे चलेंगी। इनमें क्या होता है, इनको अपन ने यूँ जैसे कि किसी एक इंजन से इनको यहाँ तक पहुँचाया और फिर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इट विल मूव लाइक दिस। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल। द लॉन्च वॉज कैरिड आउट अंडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड। ठीक, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, दिस इज पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट है व्हाट, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड। ठीक, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको दोबारा से, इस लाइन को। फिर आ रहा है कि अग्नि 5 के बारे में देख लेते हैं। अग्नि 5 पहली बात तो एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ठीक है, अगर मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये यूँ जाएगी ऐसे, बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये यूँ जाएगी ना ऐसे, तो थोड़ा सा एक बार अपन सोच लेते हैं कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये यूँ जाएगी तो वी कैन थिंक इट कि इट इज़ सरफेस टू एयर। धरती पे से तो यूँ फेंकूंगा यार, मैं पत्थर में नीचे से फेंक रहा हूँ। सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल एंड इज़ पावर्ड बाई 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन। ठीक, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है अग्नि 5 की। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये इज़ वन ऑफ द 5 मिसाइल टाइप्स। इंडिया के 5 अलग अलग 5 मिसाइल टाइपें हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, 5 मिसाइल टाइपें कौन कौन सी हैं? अग्नि खुद, एक अपने पास पृथ्वी, एक त्रिशूल, एक नाग और एक आकाश। पता है आपको? ठीक है, और ये सारी की सारी मिसाइलें जो डेवलप हो रही हैं, दीज आर डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बस, ठीक, अब मैं कह रहा हूँ सिग्निफिकेंस क्या है। ये इंडिया को प्लेस कर रहा है अमंग द फ्यू नेशंस, कौन कौन से? यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये क्या चीज़ है, क्या क्या दानव है ये किस चीज़ का नाम बोल दिया उन्होंने? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? ये जो है, ये आपका नींद जो है वो उड़ा सकती है, चैन चुरा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपका ना ही नींद उड़ाएगी, ना ही आपका चैन चुराएगी। इस चीज़ के बारे में हम देख लेंगे अभी
तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये कह रहा है कि एक गॉड है, एक सेकेंड है, ये कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी मिसाइल जो है ना वैसी होती है, दिस इज़ अ नॉर्मल मिसाइल, जिसके अंदर एक यहाँ पे अपन ने लगा दिया फोर हेड जो जाके अटैक करेगा बेसिकली। मतलब इसमें अपन ने एक पटाखा लगा दिया, ठीक है, एक पटाखा लगा दिया। लेकिन ये जो है ये है अपने पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री मिसाइल। मतलब एक रॉकेट के अंदर 5-6 पटाखे लगा के भेजे हैं अपन ने, ठीक है। अब ये जाएगी आसमान में और इसके अंदर ये सारे के सारे जो वॉर हेड्स है ना, ये अलग अलग जगह जहाँ हमारा मन करे हम इनको वहाँ भेज सकते हैं। तो मल्टीपल, और जहाँ मन करे वहाँ भेज सकते हैं। मतलब ये सारा जो टारगेट है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट और टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब दोबारा एंटर कर गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इतना सिंपल तो धरती पे कुछ हुआ ही नहीं आज तक, है ना। तो इतनी सी बात थी। अब कह रहा है कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे मिसाइल्स जो अभी अपन ने बात की थी वही है। तो दीज आर द रॉकेट पावर्ड, इनिशियली शुरू में इनको जब यहाँ से हम फेंकते हैं, जब तुम एक पत्थर को फेंकोगे तो वो भी तो तुम्हारी पावर के अंडर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर रॉकेट पावर्ड, रॉकेट से पावर किया, उसके बाद अनपावर्ड बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी, तुमने शुरू में फेंक दिया, उसके बाद ये अपने आप जाएगा बस। ये न्यूक्लियर भी कैरी कर सकता है और कन्वेंशनल वॉर हेड्स भी कैरी कर सकता है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो शॉर्ट रेंज वाली अपने पास 1000 किलोमीटर से कम की होती हैं, मीडियम रेंज वाली जो होती हैं वो 1000 से 3000 किलोमीटर की होती हैं, इंटरमीडिएट 3000 से 5000, और लॉन्ग या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल जो है वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा तक का ट्रैवल करती हैं। फिर आता है एक्सरसाइजेज इन न्यूज़। अभी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? अभी एक्सरसाइज चल रही है स्लिनेक्स। SL इज़ श्रीलंका, IN इज़ इंडिया एंड EX इज़ एक्सरसाइज। SLINEX, SL इज श्रीलंका, IN इज इंडिया, EX इज एक्सरसाइज। इंडिया ने अपने पास एक चीज़ भेजी है, नेवल शिप राणा, ठीक है। नेवल शिप राणा, राणा का तो नाम ही ऐसा है कि इट इज़ ए डिस्ट्रॉयर, ठीक है, इट इज़ ए डिस्ट्रॉयर, राणा इज़ ए डिस्ट्रॉयर यार, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और इंडिया ने अपने पास क्या भेजी है, राणा भेजा है, राणा इज ए शिप एंड INS ज्योति, इंडियन नेवल शिप ज्योति भेजी है। कहाँ पे भेजी है? श्रीलंका के अंदर। ज्योति इज़ ए फ्लीट टैंकर, ठीक है, जो कि कोलंबो के अंदर आई है। और ये जो यहाँ का जो 12th एडिशन ऑफ द श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज इसका पार्ट है। 2 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, श्रीलंका और इंडिया। तो इट इज़ ऑब्वियसली ए बाईलैटरल एक्सरसाइज जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, 2005 में चालू हुई थी। तो दिस इज़ द, ये जो है दिस इज़ द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ अगस्त करंट अफेयर्स। The next section is environment. We will cover it in the coming video. Thanks for watching. Okay then. Bye bye. Take care guys. Shabba khair. Jai Hind.